गवर्नमेंट ने उसको पहले से ही प्लास्टिक को बैन कर दीजिए। सिंगल यूज प्लास्टिक बनाने वाली कंपनियां हैं, उन पे कोई कार्रवाई होती नहीं है। इन लॉज को ग्राउंड लेवल पे अप्लाई करने की क्या सबसे बड़ी प्रॉब्लम है? तो लोगों में अवेयरनेस नहीं है। गांव में वेस्ट मैनेजमेंट का क्या डिफरेंस है? देखिए, विलेज में वेस्ट मैनेजमेंट की स्थिति बहुत अधिक खराब है। सीपीसीबी का रूल कितना इम्पोर्टेंट है? तो उसका रोल सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि वो सारी पॉलिसी उसमें एक्सपर्ट बैठे होते हैं। प्लास्टिक लॉ कितना इफेक्टिव है? कोई बहुत बड़े प्रावधान इसमें है नहीं है। सोर्स पर वेस्ट सेग्रीगेशन क्यों होता है? हम गीला कचरा और सूखा कचरा अलग अलग डालें। मुझे आप बताइए कोई सक्सेसफुल एग्जाम्पल वेस्ट मैनेजमेंट में इंडिया में क्या है? इंदौर है। एक नॉर्मल सिटीजन क्या कर सकता है? हर साल एक पेड़ लगाए और उसकी देखभाल करे। हेलो एवरीवन, मैं हूं जेनिफर एल्विस टॉक विद फील से। मैं आ गई हूं एक नया पॉडकास्ट लेके विशाल चौधरी सर के साथ, जिनके साथ हम एक पहले भी पॉडकास्ट कर चुके हैं और आज हम एक दोबारा पॉडकास्ट कर रहे हैं और जिसका टॉपिक है वेस्ट मैनेजमेंट अवेयरनेस के ऊपर। बाय प्रोफेशन विशाल सर एडवोकेट हैं और पीएचडी वो कर रहे हैं वेस्ट मैनेजमेंट लॉ एंड पॉलिसी पे। तो चलिए हम इस अपने पॉडकास्ट चैनल को आगे बढ़ाते हैं। अपने पॉडकास्ट चैनल पे इनवाइट करते हैं एडवोकेट विशाल चौधरी सर का। वेलकम सर आपका हमारे पॉडकास्ट चैनल पे आने के लिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे अपने चैनल पर बोलने का अवसर दोबारा प्रदान करा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। विशाल सर, मेरा पहला क्वेश्चन आपसे होगा कि इंडिया में वेस्ट मैनेजमेंट के ऐसे कौन कौन से लॉज हैं? देखिए, वेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड बहुत सारे लॉ इंडियन गवर्नमेंट द्वारा बनाए गए हैं जो विभिन्न प्रकार के वेस्ट के मैनेजमेंट के लिए उपयोगी हैं। सबसे पहले बात करें तो प्लास्टिक के लिए सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट 2016, उसमें कुछ समय बाद संशोधन किया गया 2019 में। उसके बाद अब नए लॉज आए हैं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए जो 2026 में ही आए हैं, 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी हुए हैं। उसमें कुछ वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए कुछ सुधार किए गए हैं। एक इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट से संबंधित जो लॉ था वो 2022 में आया है। हाँ जी। ठीक है। और बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन अधिनियम आया है। हाँ जी। EPR एक्ट ये लाए हैं, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये कुछ महत्वपूर्ण लॉ है जो वेस्ट मैनेजमेंट में बहुत उपयोगी हैं और सहायता करते हैं। तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का 2016 में रूल्स क्या है, उनके गोल क्या है, आप मुझे बताइए। देखिए, 2016 में जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स बनाए गए थे उसमें जो प्लास्टिक वेस्ट है, जो अदर वेस्ट हैं, सॉलिड वेस्ट की कैटेगरी में आते हैं, उनके पुनर्चक्रण के लिए, उनके कलेक्शन के लिए बहुत सारी चीज़ें उसमें सुधार करके बनाई गई थी। लेकिन स्थिति जस की तस है, जैसे कोई बहुत ज़्यादा सुधार नहीं हुआ। लेकिन नए लॉ जो हैं जो 2026 में बनाए गए हैं उसमें पोर्टल बनाने की बात कही गई है जिससे एक्चुअल वेस्ट कलेक्शन का जो डाटा है वो वो सरकार तक पहुंचे और उसके लिए पॉलिसी बनाने में आसानी रहे। ऐसी प्लास्टिक के बारे में जैसे आपने मुझे बताया, तो आप लोगों को ये भी बताइए कि प्लास्टिक से आप कितने ज़्यादा नुकसान हो सकता है और कितना यूज़फुल नहीं है। गवर्नमेंट ने उसको पहले से ही प्लास्टिक को बैन कर दीजिए, फिर भी आजकल लोग प्लास्टिक मतलब अपनी शॉप्स पे से आपने भी देखा रख रहे हैं। तो उसके पीछे आपको लगता है कि कोई मतलब कि एक अच्छा सा डिसीजन गवर्नमेंट की तरफ से या अप्रूवल आना चाहिए? देखिए, सिंगल यूज प्लास्टिक जो है गवर्नमेंट ने बैन किया हुआ है। हाँ जी। लेकिन फिर भी जो है आप आमतौर पर देखेंगे वो फल वाले हों, सब्जी वाले हों, सब सिंगल यूज प्लास्टिक यूज कर रहे हैं। तो उसको क्या है कि जो सिंगल यूज प्लास्टिक बनाने वाली कंपनियां हैं उन पे कोई कार्रवाई होती नहीं है। जब सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रोडक्शन नहीं होगा तो फिर उसका यूज भी नहीं होगा। तो हमें यह देखना चाहिए, सरकार को यह देखना चाहिए कि जो सिंगल यूज प्लास्टिक बनाने वाली कंपनी है उनको पूरी तरह से बैन लगाकर और इस चीज़ों को रोकना चाहिए। तो उस पे क्या ऐसा एक्शन लेना चाहिए, मतलब कि कुछ एक ठोस एक्शन होता है ना, वो लेना चाहिए कि जो अभी भी लोग कर रहे हैं वो डर क्यों नहीं रहे हैं उस बात से? देखिए, ये जो लोकल अथॉरिटी रहती हैं ये इन चीज़ों में इन लोगों का सहयोग करती हैं। बिल्कुल, उनके बिना अनुमति के तो कोई उद्योग ऐसा चल नहीं सकता है। कोई ऐसी फैक्ट्री जो सरकार द्वारा बैन की गई है वो चला ही नहीं सकते। तो इस चीज़ के लिए उनके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए और जो दोषी अधिकारी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।
हाँ, ये बात आपने बिल्कुल सही बोली। और मैंने सुना है कि जो बच्चे, जैसे हम लोग, जैसे हम भी जैसे कि होते हैं, बच्चे भी होते हैं, वो कुरकुरे चिप्स वगैरह ज्यादा खाते हैं, तो माना जाता है कि उसमें भी प्लास्टिक मिक्स होता है। हाँ बिल्कुल। जैसे आप बाहर से कोई खाना मंगाएंगे और आप प्लास्टिक की थैली में जैसे चाय लो आमतौर पर मंगा लेते हैं या गर्म खाना मंगा हाँ लेते जी। हैं, तो अब कैंसर की बीमारियां ज़्यादा बढ़ रही हैं। उसका एक मेन कारण ये भी है कि प्लास्टिक की कोई सी वस्तु में गर्म खाना यदि हम करके देंगे तो उसके कुछ तत्व जो उस खाने में सम्मिलित हो जाएंगे, बिल्कुल। तो वो हमारे उसके माध्यम से हमारे शरीर में पहुंचेंगे, तो कई गंभीर बीमारियों का हमें उससे सामना करना पड़ेगा। तो इस चीज़ पे बैन लगना चाहिए, और जो ऐसा कर रहे हैं उनके खिलाफ फाइन्स का प्रावधान होना चाहिए। फाइन्स किस टाइप के, लाइक फाइन्स होना चाहिए आपके हिसाब से, कि भारी फाइन्स होने चाहिए ताकि लोग को लगे भी कि नहीं अब हमें ये करना है? एक बार तो गवर्नमेंट को वो चीज करनी ही चाहिए ना, फाइन जैसे आपने मुझे बताया। देखिए, फाइन लगाने अथॉरिटीज स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की भी है, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की ओके। भी है, और जो आपके एनजीटी हैं, एनजीटी इस मामले में पर्यावरण संरक्षण के मामले में सबसे अच्छा काम कर रही है। तो एनजीटी क्योंकि देश बहुत बड़ा है और सारे मुकदमे जो एनजीटी नहीं जा सकते, और लोगों को पहले स्थानीय स्तर पर ही अपनी समस्या सुलझाने का प्रयास करना चाहिए। तो मेरा ये मानना है कि जो लोकल अथॉरिटी है वो अपनी जिम्मेदारी समझकर इन चीज़ों पर नियंत्रण करे और सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन करने में सरकार का सहयोग करे। बहुत बढ़िया, ये बैन होना भी चाहिए, जैसे बिल्कुल। कि बिल्कुल आजकल बहुत इससे ही काफी बीमारियां फैले जा रही है इस पे, प्लास्टिक के उससे। सो मेरा आपसे ये तीसरा क्वेश्चन ये होगा, इन लॉज को ग्राउंड लेवल पे अप्लाई करने की क्या सबसे बड़ी प्रॉब्लम है? देखिए, ग्राउंड लेवल पे अप्लाई इम्प्लीमेंटेशन करने की सबसे बड़ी समस्या इन लॉस की ये है कि एक तो लोगों में अवेयरनेस नहीं है। बिल्कुल। गांव देहात में इसकी बहुत कम जानकारी लोगों को है, इवन शहर में भी बहुत कैजुअली इसे लोग लेते हैं। उनको पर्यावरण तो स्वच्छ चाहिए, लेकिन हम उन चीज़ों में सहयोग करने के लिए तैयार नहीं है। दूसरा, जो फैक्ट्रियां हैं, जो बड़े बड़े उद्योग हैं, उनसे निकलने वाला जो तरल अपशिष्ट है वो भी नदियों को बहुत प्रदूषित कर रहा है, तो उस पर भी बैन लगना चाहिए। सरकार ने उसके लिए कड़े नियम बना रखे हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं साठ गांठ करके और अपने उद्योग चला रहे हैं और नदियों को प्रदूषित कर रहे हैं। सो मेरा आपसे ये फोर्थ क्वेश्चन ये होगा, गवर्नमेंट प्लानिंग और एक्चुअल इम्प्लीमेशन में क्या गैप होता है? देखिए, इन दोनों में गवर्नमेंट जब प्लान करती है, जो फ्यूचर पॉलिसी के आधार पर ही गवर्नमेंट जो है ये लॉज और पॉलिसीज बनाती है। लेकिन दिक्कत ये है कि जब सरकार ने कोई लॉ बनाया है तो उसमें क्या है कि जो लोकल अथॉरिटी है या जो स्टेट लेवल पर कुछ अथॉरिटीज़ हैं, उनकी कोई बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी इन लॉज में तय नहीं की गई है। जब वो अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन नहीं करते हैं तो उनके लिए कड़े दंड का प्रावधान इन कानूनों में नहीं है। तो हमें यह देखना चाहिए, और अपनी नैतिक जिम्मेदारी भी है, अधिकारियों को भी अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझनी चाहिए, पब्लिक को भी अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझनी चाहिए कि हम जो है पर्यावरण को प्रदूषित कम करने के लिए सहयोग करें। और जो एक एक्ट वो लाए थे, एक ईपीआर एक्ट है, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रेस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत अच्छा एक्ट था जो सरकार की तरफ से लाया गया, लेकिन उसमें भी लूप होल उन्होंने ढूंढ लिए। अभी बड़ोदरा में जो है लास्ट ईयर एक कंपनी थी, वो उस रिसाइकिल क्षमता से ज़्यादा के सर्टिफिकेट जारी कर दिए और 6 करोड़ का फाइन उस पर सीपीसीबी ने लगाया। तो इस प्रकार से भी कई सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। एनजीटी भी समय समय पर गाइडलाइन देती है कई केसेस में, सुप्रीम कोर्ट द्वारा भी, माने उच्चतम न्यायालय द्वारा भी कई सारे बिल्कुल। केसेस में जो है ऐसे जजमेंट दिए गए हैं, लेकिन स्थिति जो है ग्राउंड पे अभी बहुत खराब है। सो आप मुझे एक चीज और बताइए, विलेज में, मतलब कि गांव में वेस्ट मैनेजमेंट का क्या डिफरेंस है? देखिए, विलेज में वेस्ट मैनेजमेंट की स्थिति बहुत अधिक खराब है। खराब है। विलेज में तो इवन जो है इसके बारे में बहुत ज़्यादा लोग जानते भी नहीं हैं, हाँ। क्योंकि प्लास्टिक वेस्ट क्या, जैसे सरकार एक योजना लाई थी आरआरसी सेंटर, हाँ रिकवरी जी। रिसोर्स सेंटर, वो गांव गांव बनने थे, उस पर हजारों करोड़ रुपया खर्च हुआ भी है। खर्च हुआ है, बिल्कुल हुआ है। और जो उसकी कॉस्ट दिखाई गई वो 4 से 6 लाख रुपए के बीच में दिखाई गई, अलग अलग गाँव के अलग अलग स्टेट के हिसाब से। तो उसमें क्या किया कि अभी वर्तमान में मैक्सिमम 90% आरआरसी सेंटर संचालित ही नहीं है। वो ना तो उसका मुख्य उद्देश्य था कि स्रोत पर गिल्ले और सूखे कूड़े को
उसका सेग्रीगेशन करना और फिर जो सूखा उस गीले कचरे से खाद बनाना और सूखे कचरे को सेल करके ग्राम पंचायत की आय बढ़ाना, जिससे कि ग्राम पंचायतें आत्मनिर्भर हो सके और गांव में स्थिति बिल्कुल सही हो। तो उसमें क्या दिक्कत आई कि उन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दी गई। अधिकारी इस मामले में अपनी जिम्मेदारी, जो लोकल अथॉरिटी, जो ग्राम पंचायत स्तर के सचिव हैं या बीडीओ हैं, वो कोई भी इसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं और सारे लगभग 90% आरआरसी सेंटर केवल डॉक्यूमेंट में चल रहे हैं। सो ये सारी चीज़ें आपने जैसे बताई, ये सारी चीज़ें डॉक्यूमेंटेशंस में ही चल जा रही है अभी। बिल्कुल विलेज की मतलब कि गांव की हालत बहुत ज़्यादा खराब हो बिल्कुल। रही है। अब तो गांव में स्थिति ये है कि तालाब में कचरा डाल दिया, कोई नहर जा रही है हाँ उसमें जी, कचरा डाल दिया, तो कचरे उसे से भरे पड़े हैं। मच्छर हो जाते हैं उसमें काफी। अभी मैं देखती हूँ कि वे लाइक घर में होता है, किसी की टंकी में पानी जमा होता है, गंदी होती है, कूलरों में जमा होता है, तो वो सब चीजें वो लोग इतनी लाइटली ले जाते हैं कि उनको पता नहीं है कि अपने घर में ही से ही उनको बीमारियां लगती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो उस चीज में ऐसा है कि जैसे आरआरसी सेंटर के बारे में मैं आपसे बात कर रहा था, तो गांव में स्थिति ये है कि वो उनका कोई डाटा नहीं है। अभी ग्राम पंचायतों से अगर डाटा मांग लिया जाए कि आपके यहाँ कितना वेस्ट प्रोड्यूस होता है, उसका प्रॉपर रजिस्टर भी मैक्सिमम ग्राम पंचायत में मेंटेन नहीं होगा। उन्हें पता ही नहीं है कुछ, या वो जानबूझ कर अनजान बनने का प्रयास कर रहे हैं अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए। क्या लोकल एडमिनिस्ट्रेशन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी सही से निभा रहा है आपके अकॉर्डिंगली? कि आपको क्या लगता है कि वो निभा रहे हैं या नहीं निभा रहे हैं? देखिए, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन कई जगह स्थिति बहुत ठीक है, बहुत ठीक अच्छी, है, मतलब बहुत सही कई नहीं है। कई जगह बहुत ठीक अच्छी है, अच्छा। और कई जगह ऐसा भी है, जैसे मैं अपने जिले की बात करूँ तो मेरे जिले में बहुत हालत खराब है। और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जो है, और अन्य आसपास के जिलों में मैं गया हूँ, जबकि इस मामले में साउथ की स्थिति बहुत अच्छी है। साउथ साउथ इंडिया का जो क्षेत्र है और ठीक है मामला। और जैसे भरतपुर में एक स्मार्ट गांव है, भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में क्या नाम है? स्मार्ट गांव एक है। स्मार्ट गांव। हाँ, तो वो वहाँ सारी सुविधाएं हैं, उन्होंने वेस्ट मैनेजमेंट पर 100% काम किया है। जैसे जैसे क्या कि 100% जो सेग्रीगेशन है, और मैक्सिमम सौर ऊर्जा का उपयोग कर रहे हैं, और तालाब उनके स्वच्छ हैं। मतलब आप जाकर देखो कि किसी हाईटेक सोसाइटी में वहाँ गए तो उस मॉडल को अन्य ग्राम पंचायतों को भी अपनाना चाहिए। सो आपको नहीं लगता कि ये चीज साउथ में हो रही है? जैसे आपने एक गांव का नाम लिया, वे स्मार्ट विलेज का नाम, राजस्थान का है, राजस्थान का, तो आपको नहीं लगता ये चीज हमारे यहाँ पे भी होनी चाहिए? देखिए, हमारे यहाँ भी हो सकती है। जैसे इंदौर है, मेरी कंपैरेटिव स्टडी में तो रिसर्च की, इंदौर देहरादून नगर निगम दोनों है। तो इंदौर जो है बहुत अच्छा काम कर रहा है, इतने सालों से पहले नंबर पर है। तो सूरत है, इस बार सूरत ने भी अपने आप को बहुत अपग्रेड करके जो है पहले स्थान पर आया। तो इंदौर में क्या है कि इंदौर में वेस्ट टू एनर्जी प्लांट लगे हुए हैं। वो प्लास्टिक वेस्ट से सीएनजी बनाते हैं, और फिर जो है उससे बसें चलती हैं। उससे नगर निगम को 80 से 100 करोड़ रुपए लगभग की एक्स्ट्रा इनकम भी होती है। और जो पानी प्रोसेस करते हैं वो तरल अपशिष्ट, उस पानी से जो है सड़कें धुली जाती हैं। रात को वो धुलते हैं, तो वहाँ बहुत कम आपको कचरा, कचरा तो आपको सड़क पर दिखाई ही नहीं देगा। दूसरा, सड़क बिल्कुल क्लीन मिलेंगी आपको। यहाँ पे जैसे मैं अपने कल्चर को मान के चलूँ, यहाँ पे तो लोगों को भी ऐसे होता है कि कुछ भी मिलता है वो कहीं पर भी ऐसे डाल देते हैं, कहीं पे भी फेंक देते हैं। अभी मैं शायद कहीं हरिद्वार वगैरह यहाँ पे अब कभी हम जाते देखते हैं, तो जो भी लोगों की श्रद्धा होती है, वो जो प्रसाद वगैरह ये सब लेते हैं, वो सब कुछ ही नदी में ऐसे डाल देते हैं। वो सारा कुछ मतलब वेस्ट मटेरियल वो जाता ही है। उससे क्या होता है, वो जो नदी है, वो जो गंगा है, वो भी गंदी होती है, वो भी खराब होती है। गंदी नहीं मतलब मैं उस चीज को वो ना लेकर जाए, मतलब वो प्रदूषित हो जाती है। सो ये चीजें लोगों को जब पता है, तो फिर वो चीजें, ये गवर्नमेंट को भी ये सब चीजें पता है, तो फिर वो चीज पे एक्शन ये ऐसा क्यों नहीं ले रहे हैं? क्योंकि इससे दिक्कत तो हमें ही है ना। देखिए, गंगा नदी जो है हम सबकी पूजनीय नदी है, हम सबकी आस्था है गंगा नदी में। और सरकार नमामि गंगे योजना लाई थी, उसमें 20,000 करोड़ का बजट भी लाई थी सरकार। लेकिन समस्या क्या है कि उसमें जो है उस तरीके से काम नहीं हुआ। कई जगह जो है गंगा नदी कुछ पर्टिकुलर एरिया में साफ है, लेकिन हरिद्वार में भी स्थिति बहुत खराब ही है। खराब। आप जाकर देखो। और इसमें लोगों का भी ये है कि हमें अपनी पूजनीय नदियां तो सारी पूजनीय है, जो हमें जल प्रदान करती हैं। गंगा नदी में हमारी आस्था ज्यादा है,
तो हमें उसमें प्लास्टिक नहीं डालना चाहिए। और सरकार को भी प्लास्टिक गंगा नदी के तट पर जो बने हुए हैं उन पर बैन कर देनी चाहिए बिल्कुल। जो जल है उसके लिए भी अन्य किसी, जो गंगा जल हम लाते हैं उसकी जो प्लास्टिक की जगह किसी अन्य चीज की व्यवस्था करनी चाहिए। मेरा मानना ही तो ये है कि लाइक वो जो भी गंगा जी पे वो करते हैं वो अलाउ ही नहीं होना चाहिए, मतलब ऐसे नारियल वो करना, फूल वो ऐसे ऐसे करना। फूल तो बायोडिग्रेडेबल है, जो है वो तो हो जाते हैं, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्लास्टिक मेन चीज है। प्लास्टिक वगैरह जो भी वो करते हैं, चलिए ये चीज पे सब लोग ध्यान भी दें। और अगर आप ये पॉडकास्ट इन सर का देख रहे हैं, आप सुन रहे हैं, तो ये चीज अपने पे भी ध्यान दीजिए कि हमें अपनी जो पूजनीय हमारी नदियां हैं उन्हें हमें खराब नहीं करना चाहिए, और कूड़ा कचरा हमें हमेशा ही डस्टबिन में फेंकना चाहिए, ताकि जिससे हमको ही बीमारियां ना लगे, है ना सर? बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि जो हम अपने घर में कचरा डस्टबिन में इकट्ठा करते हो, गिल्ला कचरा अलग डालना है, हाँ जी। सूखा कचरा अलग डालना है। इससे क्या है कि स्रोत पर जाकर कचरे को जो है अलग अलग करने में जो दिक्कत आती है उसके सेग्रीगेशन में, वो दिक्कत भी सरकार को नहीं होगी बिल्कुल। सो इसी से ही मैं आपका एक और क्वेश्चन ले लेती हूँ। जैसे हमने लोगों के बारे में बात करी, लोगों के अंदर अवेयरनेस आनी कितनी इम्पोर्टेंट है? देखिए, सबसे पहले तो अगर हमें समाज में बदलाव करना है तो स्वयं में बदलाव करना पड़ेगा। तो उसके लिए ये है कि सबसे पहले हम अपनी पर्यावरण संरक्षण को अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझते हुए गिल्ला और सूखा कचरे को अलग अलग डस्टबिन में डाल लें। उसके बाद जो कचरा संग्रहण करने वाले जो वाहन आते हैं तो वो पर्टिकुलर उसी तरीके से उसे ले जाते हैं, जिससे सोर्स पे जाकर उसे जो है आसानी से अलग किया जा सकता है। और सबसे खतरनाक मैं बताऊं कि बायोमेडिकल वेस्ट के बारे में हम बात करें। बायोमेडिकल वेस्ट जो है हजारडस वेस्ट की श्रेणी में आता है, क्योंकि जो सिरिंज होती हैं, जो जो इंजेक्शन होते हैं, हाँ जो जी कांच के, तो बड़े उन्हें प्रोसेस करने में, रिसाइकिल करने में बड़ी समस्या आती है जी। तो उसमें भी दिक्कत ये है कि एक तो गांव गांव जो है झोला छाप डॉक्टर बैठे हुए हैं, लोकल अथॉरिटी उन पर कोई कार्रवाई करती नहीं है। सरकार ने कड़े डायरेक्शन दे रखे हैं, लेकिन कार्रवाई तो लोकल अथॉरिटी को ही करनी है। जिसकी शिकायत ऊपर कहीं बड़े स्तर पर चली जाती है उसके खिलाफ कार्रवाई होती है, बाकी यहाँ लोकल अथॉरिटी कोई कार्रवाई नहीं करती। तो वो जो वेस्ट है, जो झोला छाप डॉक्टर हैं, जो रजिस्टर्ड नहीं है, जो सरकार के रिकॉर्ड में नहीं है, उनके द्वारा प्रोड्यूस किया गया बायोमेडिकल वेस्ट कहीं काउंट नहीं होता। वो एक बड़ी मात्रा में वेस्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं पूरे देश में, और वो ऐसे ही गांव के बाहर फेंक देते हैं, जिससे हमारी जमीन प्रदूषित हो रही है, हमारी नदियां प्रदूषित हो रही हैं। तो उस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए, और जो झोला छाप चिकित्सक हैं वो पूरी तरह से उन्हें बंद करा देना चाहिए, क्योंकि वो लोगों के स्वास्थ्य से भी खिलवाड़ करते हैं। आप मुझे बताइए, फाइन और पनिशमेंट इफेक्टिव है या स्टिक होना चाहिए? देखिए, फाइन और पनिशमेंट अभी जो पॉलिसी सरकार की बनी हुई है उतना सफिशिएंट नहीं है। तो फाइन भी ज़्यादा होना चाहिए और स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए इस चीज़ पे, और जो इससे जिम्मेदार अधिकारी हैं उनके लिए भी कड़े दंड का प्रावधान करना चाहिए, तब जाकर व्यवस्था सुधरेगी। क्योंकि पर्यावरण अधिकारी, मैंने देखा है अपने यहाँ भी, अभी एनजीटी ने ईंट भट्टे जो है बंद करने को कहा था, कुछ जो गाइडलाइन के अनुरूप नहीं चल रहे थे। मेरे जिले का मामला था, वो पिछले लास्ट ईयर जो कुछ भट्टे चला रखे थे, तो वो किसकी अनुमति से चले? बिना अधिकारी की अनुमति के चलेंगे नहीं। तो ऐसी हर जगह स्थिति है। सरकार बहुत अच्छे अच्छे काम भी इसमें कर रही है, लेकिन समस्या क्या है कि वो अधिकारियों को थोड़ा अगर टाइट करें तो स्थिति में सुधार आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। सीपीसीबी का रूल कितना इम्पोर्टेंट है? देखिए, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है पर्यावरण से संबंधित कानूनों के इम्प्लीमेंटेशन के लिए और कानून बनाने के लिए एक अथॉरिटी है जो सेंट्रल लेवल की है। तो उसका रोल सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि वो सारी पॉलिसी, उसमें एक्सपर्ट बैठे होते हैं पर्यावरण से रिलेटेड, तो वो पॉलिसी बनाते हैं। जो रिपोर्ट्स उनके पास जाती है वो उसी के आधार पर पॉलिसी बनाते हैं। लेकिन समस्या क्या है कि सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जब हमारे देश में वेस्ट प्रोडक्शन का जो डाटा जारी करता है, वो स्टेट से जो डाटा आता है उसी के आधार पर जारी करते हैं। मैंने जब उस संबंध में आरटीआई लगाई तो पता चला कि कई स्टेट ने, कभी किसी स्टेट ने किसी फाइनेंशियल ईयर में अपना घाटा नहीं भेजा, कभी किसी स्टेट ने नहीं भेजा।
तो उसमें भी दिक्कत आती है कि सर इतना हजारों करोड़ डाटा कलेक्शन को खर्च होते हैं, उसके बावजूद भी प्रॉपर स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड डाटा नहीं भेज पाता, तो उसके आधार पर पॉलिसी बनाने में उन्हें दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो राज्यों को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए कि हम प्रॉपर डाटा बनाकर सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को भेजें, जिससे फ्यूचर पॉलिसी बनाने में आसानी। मुझे एक चीज़ और मुझे आप बताइए, गवर्नमेंट ने स्कूल जो होते हैं, गवर्नमेंट के जो स्कूल होते हैं, बहुत डिफरेंट होता है प्राइवेट सेक्टर पे और गवर्नमेंट सेक्टर पे। सो मुझे पहले गवर्नमेंट सेक्टर का बताइए कि क्या वहाँ पे गवर्नमेंट सेक्टर के स्कूल में ऐसी क्या अवेयरनेस फैलानी चाहिए। जैसे बच्चे भी, वॉशरूम कितने गंदे होते हैं, कूड़ा होता है, उससे मच्छर होते हैं, कभी हम देखते हैं तो वो जो सफाई वाले जो भी उनके वर्कर्स होते हैं वो आते हैं, वो भी अपने ऊपर मुंह पे मास्क पहन कर आते हैं। तो जब वो मास्क वो जानते हैं कि उससे हमें तकलीफ हो सकती है, तो जो वहाँ पे जब वो तो स्कूलों में ये सब चीजें हो तो कैसे जाती है। देखिए, जो गवर्नमेंट जो प्राइमरी स्कूल हैं, मैं गांव की बात करूँगा, तो प्राइमरी स्कूल में क्या है कि जो सरकारी टीचर रहते हैं, जो प्राइमरी के टीचर रहते हैं, उन्हें तो सैलरी मिल रही परमानेंट, ठीक है। हाँ हाँ। अब वहाँ का कोई जब कोई निरीक्षण करेगा तब तो वो स्थिति ठीक कर लेंगे। इसमें जिम्मेदारी ग्राम प्रधान की भी है। ग्राम प्रधान की। हाँ, जो ग्राम प्रधान रहते हैं उन्हें ये देखना चाहिए कि हमारे यहाँ जो स्कूल संचालित है, तो साफ सफाई का जिम्मा तो ग्राम प्रधान का है, गाँव वो करवाते हैं, उसके लिए प्रॉपर टीम दी हुई है उन्हें, सफाई करने होगी, हर जगह है, उपलब्ध है वो। तो वो इस चीज पर ध्यान नहीं देते, मतलब इन्वायरमेंट वो सबसे कैजुअली लिया जाता है, और जबकि सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारी लाइफ का। तो वहाँ स्थिति ये है कि मतलब कुछ चीजें तो डॉक्यूमेंटेशन में चलती रहती। प्राइवेट सेक्टर का क्या है कि प्राइवेट सेक्टर जो है अपना, जैसे मैं अपना कोई निजी उपक्रम खोल लूंगा तो मैं उस पर प्रॉपर ध्यान दूंगा, लेकिन गवर्नमेंट वाले में ध्यान देने वाला ज्यादा कोई है नहीं। तो इसलिए दोनों में डिफरेंस है, वो शिक्षा का भी है और एनवायरमेंट। तो जैसे आपका एक टॉपिक है एनवायरनमेंट का, अवेयरनेस का, सो मुझे आप बताइए प्लास्टिक लॉ कितना इफेक्टिव है। देखिए, प्लास्टिक लॉ जो वेस्ट प्लास्टिक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो 2026 है या 2016 जो बने हुए हैं, वो इतने इफेक्टिव अभी जो इन्होंने पोर्टल बनाने की बात की गई है उसमें, वो डेटा कलेक्शन से रिलेटेड ठीक है, वो अच्छी बात है कि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को प्रॉपर डाटा एक देना पड़ेगा और पोर्टल पर सबमिट करना पड़ेगा, और लेकिन उसके अलावा तो कोई बहुत बड़े प्रावधान इसमें है नहीं। एक और बात करेगी कि जो बल्क वेस्ट जनरेटर हैं, वो स्रोत पे ही कचरे को अलग करके और उसका जो रिसाइकिल उस कचरे को करेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता ऐसी चीज़ें तो पहले भी लॉ में कही गई थी, तो उनका इम्प्लीमेंटेशन इतना बहुत अच्छे से होगा। जब तक जो पर्यावरण विभाग में जो अधिकारी हैं, चाहे वो लोकल अथॉरिटी चाहे स्टेट अथॉरिटी, जब तक अपनी जिम्मेदारी समझकर, जब तक उनके विरुद्ध लोकल अथॉरिटी कड़े दंड का प्रावधान नहीं होगा, तब तक जो है इस स्थिति में सुधार नहीं आएगा। और नदियों के प्रदूषण के संबंध में, जैसे मैंने आपसे पहले भी बताया, तो हमारे जिले में कई ऐसी बरसाती नदियां हैं जिनके किनारे उद्योग लगे हुए हैं। इवन एक एक जो नदी है उसके तो बिल्कुल जस्ट बगल में ही एक उद्योग लगा हुआ है, पूरी नदी को प्रदूषित कर रहा है, उसके खिलाफ कई शिकायतें होती हैं। उस नदी का पानी पूरी तरह काला हो चुका है, छोइया नदी उसका नाम है। क्या नाम है? छोइया नदी। छोइया। हाँ, और पूरा नदी काली हो चुकी है, लेकिन उस पर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा। क्यों, ऐसा क्यों? और गाँव में भी स्थिति है कि जो प्राकृतिक नाले थे, जो प्राकृतिक जल निकासी के स्रोत थे, उन पर अवैध कब्जे हो गए। जो तहसील स्तर पर अधिकारी हैं वो उस पर ध्यान नहीं देते, तो पर्यावरण को तो डिस्टर्ब हम खुद खुद ही कर रहे हैं। इसका कहने का मतलब ये है। सोर्स पर वेस्ट सेग्रीगेशन क्यों होता है? देखिए, सोर्स पर वेस्ट सेग्रीगेशन इसलिए किया जाता है क्योंकि जो गीला कचरा होता है उसका अलग उपयोग है, वो अलग तरीके से रिसाइकिल होता है, उसे रिसाइकिल करके खाद बनाई जाती है जो हम खेत में डाल सकते हैं। और जो सूखा कचरा होता है, जो प्लास्टिक वेस्ट है, उससे कई अन्य चीज़ें बनाई जाती हैं, कुछ प्लास्टिक पुनः उपयोग के लिए बनाई जाती है, और उसके अलावा जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है उसे पिघलाकर उससे अन्य चीज़ें बनाई जाती हैं। तो हमें जो है सेग्रीगेशन वेस्ट मैनेजमेंट का एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है, और यदि हम सेग्रीगेशन जो वेस्ट प्रोड्यूसर के स्रोत से ही करेंगे तो उससे जो है वेस्ट के रिसाइकिल करने में बहुत ही आसानी रहेगी। इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए, और हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि यदि हम घर से अपना कचरा भेज रहे हैं बाहर, तो
हम गीला कचरा और सूखा कचरा अलग अलग डालें। क्या न्यू टेक्नोलॉजी हमारे लाइफ में हमारे जो हम गलतियां कर रहे हैं या लोग गलतियां कर रहे हैं, ये अवेयरनेस पे हम लोग गलत फ़ायदा उठा रहे हैं जिसका, क्या ये न्यू टेक्नोलॉजी हमारी हेल्प कर सकती है? देखिए, न्यू टेक्नोलॉजी तभी हमारी हेल्प करेंगी जब हम स्वयं अपनी हेल्प करेंगे। अब बिल्कुल। ठीक है। तो उसमें दिक्कत ये है कि अभी जो है लॉ में बहुत सारे सुधारों की जरूरत है। बहुत। और हम जैसे चाइना है, चाइना में प्लास्टिक वेस्ट से फैब्रिक बनाया जाता है। फैब्रिक बनाया जाता तो कई सारे उससे कपड़े बनाए जाते हैं फिर। तो ऐसा भी जो है कई टेक्नोलॉजीज हैं। और इंडिया में एक लड़के का नाम है, ध्यान नहीं आ रहा मेरा अभी। तो वो उन्होंने उन्होंने एक प्लांट लगाया, आदित्य बांगर। है। आदित्य बांगर एक युवा है। तो उन्होंने जो एक प्लांट लगाया वो चाइना से ही टेक्नोलॉजी लेकर आए उसकी, वो फैब्रिक बना रहे हैं। लेकिन वो मतलब इतना बड़ा उनका प्लांट नहीं है, वो ठीक स्थिति में है। तो ऐसे ऐसे प्लांट लगने चाहिए जो प्लास्टिक से फैब्रिक बना रहे हैं, अन्य चीज़ें हम बना सकते हैं जिससे रिसाइकिल करने के बाद पुनः उनका यूज कर सकें। तो वो एक बहुत अच्छा कदम है, सरकार को भी इस तरीके के प्लांटों की स्थापना करनी चाहिए। और जो हमारा एक और है कि हम बाहर से वेस्ट इंपोर्ट कर रहे हैं, जो टायर स्क्रैप है, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है, प्लास्टिक वेस्ट भी है। जो कंपनियां हैं वो सरकार को ये इन्फॉर्मेशन देती हैं कि हमारे पास रिसाइकिल करने के लिए वेस्ट नहीं है इंडिया में, तो इसलिए परमिशन लेती हैं बाहर से मंगाने की। तो ये एक ख़राब बात है। उसमें क्या होता है, जैसे टायर स्क्रैप का तो बहुत बड़ा इंपोर्टर है इंडिया। वहाँ अमेरिका से आता है, और ओमान से आता है, कतर से आता है, कुवैत से आता है। तो वो पिघला कर उसकी, अब मेरे पड़ोस में एक जिला है मुजफ्फरनगर, वहाँ कई सारी फैक्ट्रियाँ उसकी लगी हुई हैं। उससे निकलने वाला इतना जहरीला धुआं है कि लोगों को सांस संबंधी बीमारियाँ, कैंसर संबंधी बीमारियाँ हो रही हैं। तो उस चीज़ को भी नियंत्रण करना चाहिए। सरकार जो है बाहर से वेस्ट इंपोर्ट करने की अनुमति ना दे। हालांकि कोरोना पीरियड में इसे बंद कर दिया गया हाँ था, जी। लेकिन फिर दोबारा से उसे स्टार्ट किया गया। फायदा कुछ नहीं हुआ। पहले से खराब स्थिति है और ज़्यादा मात्रा में आने लगा। सो मुझे ये जैसे आपने बताया ना पोल्यूशन के बारे में, पोल्यूशन शायद जो दिवाली पे जो ये पटाखे और जो क्रैकर्स हुए थे वो बैन इसी वजह को लेकर हुए थे कि पॉल्यूशन हो रहा है। और लाइक ये होता है, मैंने बहुत जगह देखा है, ये जो हम लोग निकलते हैं तो मच्छरों की जो वो दवाई आती है जो वो डाल कर आते हैं, उससे भी मैंने देखा है कि बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है लोगों को। देखिए, दिवाली पे पटाखों का तो मामला ये है कि एक साल में एक त्योहार बार का आता है। त्योहार है। हाँ। तो एक दिन में तो पोल्यूशन फैलेगा नहीं उससे। हाँ। तो उसे तो दोष देना गलत है पूरा। पर लेकिन लोग क्योंकि करते हैं, हाँ, 3-4 दिन तक करते हैं वो। क्योंकि यो तो सरकार ने एक दोष मढ़ दिया कि दिवाली से पटाखों से पोल्यूशन होता है, फिर पूरे पूरे साल जो हाँ। 364 दिन है फिर किस चीज से पोल्यूशन हो रहा है। तो ये चीज मतलब फैक्ट्रियों से निकलने वाला जो धुआं है उससे थोड़ी ऑक्सीजन निकल रही है, उनके खिलाफ तो कोई नहीं बोलता। ठीक है। हाँ। और पटाखों को कह देंगे कि पटाखों से पोल्यूशन हो रहा है। बताओ। बताओ, तो बच्चों के या लिए वो बंद पराली से करवा दिए। पोल्यूशन को कह देते हैं, क्योंकि पराली से बताते हैं कि हरियाणा से जो पराली जलाई जाती है सीधा धुआं दिल्ली आता, तो रास्ते में कहीं रुकता नहीं होने का। भाई बहुत ऐसी बात है। ठीक है। तो उसमें एक जवाब भी दिया था सरकार ने, उसका मेरे ख्याल से 10% योगदान उन्होंने बताया कि बाकी 90% तो अन्य सोर्सेज है। पूरे साल फैक्ट्री चल रही है, पूरे साल उद्योग चल रहे हैं, तो उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। जैसे कोई फैक्ट्री है वो पूरे साल चल रही है, तो उसे फॉरेस्ट एरिया डेवलप करने के लिए लैंड प्रोवाइड करनी चाहिए। वो अपनी निजी भूमि खरीदने के पश्चात उसमें फॉरेस्ट एरिया डेवलप करे, जिससे आसपास के एरिया में सुधार आएगा फिर उससे। अच्छा। तो ऐसी पॉलिसी बननी चाहिए, मेरा अपना निजी राय है। राय है, आपका अपना पर्सनल ओपिनियन है। हाँ। अच्छा, तो इनफॉर्मल सेक्टर का रूल क्या है? देखिए, इनफॉर्मल सेक्टर का जो रोल है वो बहुत महत्वपूर्ण है। जो कूड़ा बीनने वाले जो लोग हैं वो हर जिले जिले स्तर पर मिलते हैं, उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। वो सरकार की और आम जनता की सहायता ही कर रहे हैं इसमें। तो उन्हें जो है मुख्य धारा में लाना चाहिए। उनके लिए जो है ग्लव्स, मास्क, प्रॉपर ड्रेस की व्यवस्था करनी चाहिए। उनके लिए भी एक पोर्टल विकसित करना चाहिए जिला स्तर पर, जिसकी जो मॉनिटरिंग है वो जिलाधिकारी या मुख्य विकास अधिकारी द्वारा की जानी चाहिए। तो सरकार को लॉ में ये प्रावधान भी करना चाहिए, इससे स्थिति में सुधार आएगा। और जो कूड़ा बीनने वाले लोग हैं वो उसे हीन भावना से ना देख के सम्मान की दृष्टि से फिर इसे कार्य को करेंगे।
सो मुझे आप बताइए कोई सक्सेसफुल एग्जाम्पल वेस्ट मैनेजमेंट में इंडिया में क्या है? देखिए सबसे सक्सेसफुल जो एग्जाम्पल है वेस्ट मैनेजमेंट के लिए वो इंदौर है। इंदौर, जैसे आपने और पहले भी बताया हाँ, था। और सूरत है। हाँ जी। सूरत ने अपने आप को बहुत सुधार करके जो है इंदौर के समानांतर अपने को खड़ा किया। तो उसमें क्या है कि जब इंदौर कर सकता है तो हम क्यों नहीं हम कर क्यों नहीं सकते। कर सकते, बिल्कुल। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली है, यहाँ की स्थिति बहुत खराब है। गाजीपुर लैंडफिल साइट सब जगह फेमस है अपने कचरे के लिए। और सारा दिल्ली का डेयरी मार्केट उसके पास पास है, सारा सब्जी मार्केट उसके आसपास है। वो कई बार आग लगने की घटनाएं होती हैं, हाँ जी। लेकिन आग लगने के कारणों का आज तक पता नहीं चल पाया, ना कोई उसके लिए प्रोटेक्शन के लिए कोई अन्य समाधान किए गए। तो उसमें भी सुधार होना चाहिए। और जो डेयरी मार्केट है वो मेरी राय है कि कहीं और शिफ्ट कर देना चाहिए, या फिर लैंडफिल साइट जो है, सुप्रीम कोर्ट की भी डेडलाइन है इसमें कि इसे जल्दी समाप्त किया जाए। सुप्रीम तो कोर्ट के। जी, तो अभी यहाँ से इन्होंने क्या किया कि मुजफ्फरनगर जाकर कचरा जलाने वाली कुछ फैक्ट्री लगी और वहाँ भेज दिया। तो उन्होंने क्या किया कि वहाँ विरोध हुआ, उसका किसान यूनियन ने किया और अन्य जो सामाजिक संगठन है उन्होंने किया। तो मेरा मानना है कि यदि दिल्ली का कचरा है तो यहीं डिस्पोज होना चाहिए, भाई अन्य जो हरित क्षेत्र है वहाँ ना जाए। हाँ, तो मुझे ये बताइए लोगों को रिस्पॉन्सिबल कैसे बनाया जाए ताकि वो खुद ही अपना ध्यान रखें, खुद ही वो गलती ना करे? देखिए इसके लिए अब जरूरी है कि वेस्ट मैनेजमेंट को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया जाए। पाठ्यक्रम, हाँ, जो हमारा सिलेबस है सिलेबस, एजुकेशन ओके। का, उसका हिस्सा बनाया स्कूल जाए में, तो जो कॉलेज बच्चे में उसे पढ़ेंगे भी क्या? उसके बारे में अवेयर होंगे। क्योंकि अभी तक मेरे जैसा मुझे याद है कि अभी वेस्ट मैनेजमेंट लॉस को पाठ्यक्रम का हिस्सा ग्रेजुएशन लेवल पे या लॉ में कहीं बनाया नहीं गया है। वो छोटी चीज़ें उसके बारे में बता दी जाती हैं, प्रॉपर उसकी एक एक अलग विषय उसे बनाया जाना चाहिए इससे उसके बारे में। और यूनिवर्सिटीज़ में और अन्य जगहों में यूनिवर्सिटी। सेमिनार होने चाहिए इससे रिलेटेड, और लोगों को बताना चाहिए कि वेस्ट मैनेजमेंट क्यों जरूरी है। सो लॉ ब्रेक करने पर एक्शन कितना इफेक्टिव होता है? देखिए जब इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन या वेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड लॉ ब्रेक किए जाते हैं तो अभी तक तो कोई कड़े दंड का प्रावधान लोकल लेवल पर नहीं है। उसके लिए और स्ट्रिक्ट जो है एक्शन गवर्नमेंट को लेना चाहिए। और जो बड़े उद्योग हैं उन्हें जो है जो तरल अपशिष्ट है वो अपनी फैक्ट्री से बाहर तब निकालना चाहिए जब वो प्रोसेस करे बिना जो है तरल अपशिष्ट फैक्ट्री या उद्योग से बाहर नहीं निकलना चाहिए। उसके लिए सरकार को स्ट्रिक्ट एक्शन उन उद्योगों के खिलाफ लेना चाहिए जो नदियां प्रदूषित कर रहे हैं। आप मुझे एक क्वेश्चन और बताइए, फ्यूचर में इम्प्रूवमेंट कैसे चाहिए होती है वेस्ट मैनेजमेंट पे, कैसे लाएं हम लोग? देखिए फ्यूचर में वेस्ट मैनेजमेंट में इम्प्रूवमेंट लाने के लिए सबसे पहले जो है जो ग्राम पंचायत स्तर से इसकी शुरुआत करनी चाहिए। और जो आरआरसी सेंटर सरकार ने बनवाए हैं गांव गांव और इतनी बड़ी मात्रा में उसमें धन खर्च किया गया है, उन्हें प्रॉपर चलाएं। और जो तालाब हैं हमारे, जो वाटर रिचार्ज का एक स्रोत है बहुत बड़ा, जो हमारी बरसाती नदियां हैं, तो उन्हें जो है पुनर्जीवित किया जाए। और जो तालाब हैं उनमें अवैध अतिक्रमण है उस अवैध अतिक्रमण को हटाया जाए और पुनः जो है तालाब को उसके मूल रूप में लाने का प्रयास किया जाए। एक नॉर्मल सिटीजन क्या कर सकता है? देखिए नॉर्मल सिटीजन अपने कम से कम अपने आसपास के एरिया में हमें रखना चाहिए। कम से कम एक व्यक्ति एक हर साल एक पेड़ लगाए और उसकी देखभाल करे। उससे यदि ऐसा होता है तो एयर पोल्यूशन में बहुत कमी आएगी। एग्जैक्ट। और जो हरित क्षेत्र है देश में उसका भी परसेंटेज बढ़ेगा। सो मुझे आप ये बताइए, बाहर की कंट्री में, जैसे हम बाहर की कंट्री देखते हैं, सबसे अच्छा वेस्ट मैनेजमेंट कहाँ पर है? देखिए बाहर की कंट्री में सबसे अच्छा वेस्ट मैनेजमेंट जो स्वीडन में है, स्वीडन में। जहाँ 99% वेस्ट का रिसाइकिल किया जाता है, केवल 1% वेस्ट ही लैंडफिल साइट में पहुंचता है। तो हमें स्वीडन से सीखना चाहिए। और भी कुछ कंट्रीज है, नॉर्वे है और भी अन्य कंट्रियां हैं तो बिल्कुल साफ़ सुथरी हैं। वहाँ नदियाँ आपको साफ़ सुथरी मिलेंगी और वहाँ जो है सड़कें आपको साफ़ सुथरी मिलेंगी, वहाँ कूड़े के ढेर आपको नहीं मिलेंगे। तो उन जगहों से सीखना चाहिए। वहाँ से हमें वेस्ट रिसाइकिल की नई टेक्नोलॉजी लानी चाहिए और इंडिया में उनका इम्प्लीमेंटेशन करना चाहिए।
सो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, जो सड़कों पे हाईवे पे पेड़ होते हैं, पेड़ काटे गए, तो अब वो पेड़ जो काटे हैं उनके नए पेड़ लगाने की स्थिति क्या है, अब मुझे बताओ। देखिए, जो नए एक्सप्रेस वे बने हैं, सरकार ने कनेक्टिविटी के लिए बहुत अच्छा काम किया कि एक्सप्रेस वे बनाए, उन्हें उन क्षेत्रों से भी जोड़ा जो मुख्य धारा से दूर थे। लेकिन जो एक्सप्रेस वे बनाने के लिए पेड़ काटे गए, उनके स्थान पर जो है बड़े पेड़ नहीं लगाए गए, केवल जो सड़क के दोनों साइड में। तो वो आपको साउथ में तो मिलेंगे, जैसे नीम और पीपल लगाना मैंडेटरी है, तो साउथ के एरिया में तो आपको मिलेंगे। नॉर्थ इंडिया में कहीं भी किसी हाईवे में मुश्किल से कहीं मिल गए हों। बाकी जो है ट्रीज प्लांटेशन उस एवज में नहीं हुआ जो लॉ उसके लिए बने हुए हैं, तो उस पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए और उसकी जांच करा कर ट्रीज प्लांटेशन जो बड़े पेड़ है जैसे नीम है, पीपल है, वो जरूर लगवानी चाहिए। तो जैसे मध्य प्रदेश सरकार ने उस पर जो 2000 करोड़ रुपए खर्च किए हरित क्षेत्र बढ़ाने के लिए, वन क्षेत्र, लेकिन 2000 करोड़ खर्च करने के बाद भी 408 वर्ग किलोमीटर हरित क्षेत्र मध्य प्रदेश में घट गया बढ़ने की बजाय। तो वो पैसा कहाँ गया? और कैंपा फंड के दुरुपयोग पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए कि कैंपा फंड का जो दुरुपयोग हो रहा है, जैसे उत्तराखंड में कैग की रिपोर्ट आई थी, वहाँ 13 करोड़ रुपए जो है अन्य कार्यों में खर्च कर दिए गए और पर्यावरण से अलग। और ऐसे ही कैंपा फंड का कई जगह दुरुपयोग की खबरें आई हैं, तो उन पर ध्यान देना चाहिए और उन अधिकारियों के खिलाफ जो स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। सो विशाल सर, मेरा आपसे आखिरी एक क्वेश्चन नहीं, एक मैसेज होगा जो आप, जितनी भी ऑडियंस हमारी देख रही है, जितने भी लोग आपको सुन रहे हैं और आपको लगता है कि आपके इस आंसर से, आपके अवेयरनेस के जैसे आपका पॉडकास्ट कर रहे हैं, उससे किसी लोगों की ज़िंदगी में और उनके अपने खुद के कल्चर में सुधार आता है, तो आप एक मैसेज वेस्ट मैनेजमेंट और अवेयरनेस के बारे में दीजिए। देखिए, सबसे पहले तो हमें सिंगल यूज प्लास्टिक जो है यूज नहीं करनी है। घर से अपने थैला लेकर जाएं और या फिर जूट से बने हुए हैंड बैग यूज करें, वो पूरी तरह रिसाइकिल हो जाते हैं। और उसके अलावा जो है एक पेड़ अपने यहाँ अवश्य लगाएं और उसकी देखभाल करें। जो प्लास्टिक की थैलियाँ हैं और जो प्लास्टिक के बर्तन हैं, उसमें गर्म खाना ना खाएं, उससे कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। और हमें अपनी पूजनीय नदियों में प्लास्टिक नहीं डालना चाहिए, उससे बचना चाहिए और पर्यावरण को साफ एवं स्वच्छ बनाने में योगदान देना चाहिए। सो थैंक यू सो मच विशाल जी, हमारे इस पॉडकास्ट चैनल पे आने के लिए, टॉक विद फील पे एक बार और आने के लिए। आप एक बार भी इसी टॉपिक को लेकर आए थे और आप एक अब नया टॉपिक पे लेकर आए अवेयरनेस के लिए। सो आपके टॉपिक से लोगों को बहुत ज़्यादा अवेयरनेस मिलेगी। और जैसे कि आपने टॉपिक लिया है आपको देश को सुधारने के लिए, प्लास्टिक बैन करने के लिए, सो प्लीज़ आप लोग जाइए, इनका पॉडकास्ट देखिए, सर को कांटेक्ट करिए। सर का कांटेक्ट नंबर और डिस्क्रिप्शन पे हम आईडी लिंक वगैरह सब हम डाल देंगे ताकि आप उनसे कांटेक्ट कर सकें और उनसे अपने कमेंट सेक्शन पे उनकी बातें अपनी लिख सके, ताकि वो अगली बार दूसरे पॉडकास्ट में आए तो इस टॉपिक पे वो पॉडकास्ट कर सकें। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर।